अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की तीसरी नज़म 2.3 द इंचकेप रॉक की स्टडी करेंगे। इस नज़म को लिखा है रॉबर्ट साउदी ने। इसके पहले स्टांजा की तरफ जाते हैं। पहला स्टांजा, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। पहले स्टांजा की पहली लाइन, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। स्टर का मीनिंग जो होता है यानी मूवमेंट यानी हलचल, मतलब समंदर का सीन बताया जा रहा है। समंदर के सीन के अंदर ये बताया जा रहा है कि नो स्टर इन द एयर, मतलब हवा में कोई हलचल नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं था। नो स्टर इन द सी, और समंदर में भी कोई हलचल या मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल यानी हवा भी साइलेंट थी और समंदर भी जो है साइलेंट था। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, इसलिए जो पानी का जहाज़ था वो भी, पानी का जहाज़ भी कैसा था, स्टिल था, मतलब उसमें भी कोई हलचल नहीं थी, कोई मोमेंट नहीं था, वो भी खामोश था, साइलेंट था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। अब सेल्स, ये लफ्ज़ का मीनिंग ये होता है कि ऐसा मोटा कपड़ा जो समंदर के ऊपर बांधा जाता है, समंदर के ऊपरी हिस्से में जो मोटा कपड़ा बांधा जाता है ट्रायंगल शेप में, उसे सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स भी, ये यानी जो कपड़ा जो बांधा गया था, ये कपड़ा भी कैसा था, यानी इस कपड़े में भी कोई मोशन नहीं था। रिसीव्ड नो मोशन, मतलब इसमें भी कोई मोशन नहीं था, ये मोशनलेस था, मतलब ये भी साइलेंट था। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। अब कील, ये लफ्ज़ का मीनिंग ये होता है, देखिए, कि पानी के जहाज़ के निचले हिस्से में लकड़ी या धात का कोई ऐसा हिस्सा लगाया जाता है जिससे पानी के जहाज़ को समंदर में कंट्रोल कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, कील। तो ये कील भी जो है स्टेडी था, मतलब ये भी मोशनलेस था, यानी इसमें भी कोई हलचल नहीं थी, ये भी साइलेंट था। यानी ओवरऑल पूरा एटमॉस्फेयर कैसा था, साइलेंट था। हवा साइलेंट, समंदर साइलेंट, शिप साइलेंट, कपड़ा साइलेंट, पानी के जहाज़ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है ट्रायंगल शेप का वो साइलेंट, और कील भी साइलेंट, मतलब जो कील पानी के जहाज़ का जो निचला हिस्सा है जहाँ पर जो धात या लकड़ी का बनाया जाता है पानी के जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो भी क्या था, साइलेंट था, उसमें भी कोई हलचल नहीं थी। विदाउट, सेकेंड स्टांजा, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, मतलब यहाँ पर कोई, इसमें कोई हरकत नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साइन, कोई अलामत नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट एटमॉस्फेयर था। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। अब इंचकेप रॉक का नज़ारा बताया जा रहा है कि इंचकेप रॉक के करीब जो वेव्स थे, जो समंदर में पानी की जो लहरें थी, वो कैसी थी, द वेव्स फ्लोड, वो बह रही थी, ओवर द इंचकेप रॉक। वो कैसी बह रही थी, बिल्कुल साइलेंट बह रही थी, ना उसमें कोई आवाज़ आ रहा था, ना कोई उसमें कोई अलामत निकल रही थी ख़तरे की, बिल्कुल साइलेंट एटमॉस्फेयर था। सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, मतलब समंदर की लहरें कैसी थी, थोड़ी थोड़ी उठ रही थी और फिर कम हो जा रही थी। सो लिटल दे रोज, मतलब समंदर की लहरों का उठना, रोज मतलब थोड़ा सा उठना, लिटल मतलब थोड़ा सा उठना। सो लिटल दे फेल, मतलब थोड़ी सी वो लहरें उठ रही थी और फिर नीचे बैठ जा रही थी, मतलब समंदर ओवरऑल जो है साइलेंट था, वो लहरें भी साइलेंट थी। दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, तो जैसे हमें पता है कि अगर ज़्यादा लहरें उठती है या तूफ़ान आता है, तो ये तूफ़ान आने की वजह से और वो ज़्यादा लहरों की वजह से क्या होती थी कि वो इंच के बेल है, जब इंच के बेल बताएगी, देखिए इसी के अंदर, वो इंच के बेल क्या होती थी, बचती थी। वो इंच के बेल क्या होती थी, बचती थी। लेकिन कब बचती थी, जब समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही है, समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, तब ये बेल बचती थी। तीसरा स्टांजा, द एबट ऑफ अबेरब्रोथक
हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक। तो इंचकेप रॉक पर इस बेल को किसने प्लेस किया था, किसने लगाया था? उनका नाम था द एबट ऑफ अबेरब्रोथक, इन्होंने लगाया था। जैसा कि हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये बेल इसलिए लगाई थी उन्होंने कि ये बेल जो है नासाजगार हालात में बजे, और बेल बजने के बाद जो समंदर में जो जहाज़ चल रहे हैं उसके जो जहाज़ी है उन्हें ये मालूम पड़ जाए कि इंचकेप रॉक करीब है और वो अपने पानी के जहाज़ों को कंट्रोल कर ले, इसलिए ये बेल उनको वार्निंग देने के लिए लगाई गई थी। किसने लगाई थी ये बेल? द एबट ऑफ अबेरब्रोथक। ऑन अ बॉय in the storm it floated and swung. On a boy in the storm it floated and swung. अब बॉय का मीनिंग देखिए, BUOY, बॉय, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस। मतलब बॉय एक ऐसा हिस्सा था समंदर का कि वो तैरने वाला हिस्सा था, यानी तैरने वाला कोई हिस्सा, तैरने वाली कोई चीज़, यानी समंदर के लहरों पर तैरने वाली कोई चीज़, समंदर के लहरों पर तैरने वाली कोई चीज़, उसे क्या कहा गया है? बॉय। तो ये बॉय का काम क्या था? अगर समंदर की लहरें अगर बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है और समंदर में अगर तूफ़ान आता है तो ये बॉय में बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, और इस बॉय की हलचल की वजह से वो बेल बज जाती थी, यानी वो बेल में आवाज़ शुरू हो जाती थी। जो बेल कहाँ बांधी गई थी, कहाँ लगाई गई थी? इंचकेप रॉक पर। तो वो बेल कब बजती थी? वो बेल तभी बजती थी जब इस बॉय में जो है BUOY, बॉय के अंदर अगर हलचल हो रही है, समंदर के लहरों के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को बांधा गया था, लगाया गया था, बॉय कहते हैं इसे, और इसमें अगर हलचल होती है तो ऑटोमेटिकली इस बॉय की हलचल की वजह से वो बेल बजती थी इंचकेप रॉक की। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड swung, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। देखिए, ये बॉय में कब हलचल होती थी? स्टॉर्म में। स्टॉर्म मतलब क्या? तूफ़ान। तूफ़ान में ये बॉय में बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, फ्लोटेड होता था ये बॉय, और स्वंग, उसमें बहुत तेज़ी से हलचल होती थी। एंड ओवर द वेव्स, यानी फिर लहरों के ऊपर, इट्स वार्निंग रंग, यानी लहरों के ऊपर, जो ऊपर के हिस्से में जो बेल लगाई गई थी, जो बेल बांधी गई थी, बेल घंटी जो लगाई गई थी, वो घंटी बजना शुरू हो जाती थी। तो वो घंटी बजती कब थी? ये बॉय के मूवमेंट होने पर। ये मूवमेंट, बॉय में मूवमेंट कब होता था? तूफान आने पर। अगला स्टांजा देखिए, When the rock was hid by the surge swell। अब ये जो रॉक है, रॉक मतलब कौन सी चट्टान? इंचकेप रॉक के बारे में जिक्र किया जा रहा है। हिड मतलब जब वो छुप जाता था। सर्जिस स्वेल, सर्जिस स्वेल का मीनिंग देखिए, सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ सी, यानी अचानक से समंदर के पानी का जो लेवल है अगर वो बढ़ जाता है, समंदर के पानी का लेवल अगर बढ़ जाता है। अब समंदर के पानी का लेवल बढ़ना, इसका मतलब क्या है कि अचानक से समंदर में तूफ़ान आना। क्या आना? समंदर में तूफ़ान आना। और समंदर में अगर तूफ़ान आ जाता है तो समंदर के पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है अचानक से, मतलब वो समंदर की लहरें ऊंची उठती है। सर्जिस स्वेल का मतलब क्या है? समंदर की लहरें अगर बहुत ऊंची उठती है, और समंदर की लहरें अगर बहुत ऊंची उठती है, तूफ़ान अगर आता है, तो तूफ़ान आने की वजह से और समंदर की लहरें ऊंची ऊंची उठने की वजह से क्या छुप जाता था? द इंचकेप रॉक छुप जाया करता था। द मारिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल। और फिर मारिनर्स मतलब समंदर के जो जहाज़ी है, समंदर के जो समंदर में जो पानी के जहाज़ चलाया करते हैं, उन सेलर्स को क्या कहा गया है? मारिनर्स। पानी
पानी का जहाज़ चलाने वालों को क्या कहा गया है? मारिनर्स। और ये मारिनर्स, ये जहाज़ी क्या सुना करते थे फिर? द मारिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल। और फिर क्या सुनते थे वो? वार्निंग बेल सुना करते थे। लेकिन वार्निंग बेल कब सुना करते थे? वो इंचकेप रॉक के छुप जाने के बाद। कब? इंचकेप रॉक के छुप जाने के बाद। और इंचकेप रॉक कब छुपता था? जब समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती थी, और समंदर की लहरें ऊंची ऊंची उठने के बाद वो जो इंचकेप रॉक छुप जाया करता था, और इंचकेप रॉक छुप जाने के बाद वो जो बेल बजती थी, इंचकेप रॉक पर लगाई गई बेल बजती थी, और वो बेल बजने की वजह से जो मारिनर्स है, जो पानी के जहाज़ी, वो समझ लेते थे कि भाई अब हमारा जो पानी का जहाज़ है वो कहाँ है? इंचकेप रॉक के करीब है। तो फिर वो फ़ौरन क्या करते थे? अपने पानी के जहाज़ को कंट्रोल कर देते थे कि भाई अब हम कहाँ हैं? इंचकेप रॉक के करीब है। अगर हम कंट्रोल ना करें तो हमारा पानी का जहाज़ किससे टकरा जाएगा? इंचकेप रॉक से। तो ये वार्निंग बेल मिला करती थी। अगली लाइन, एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक। वो किसके बारे में जान लेते थे? पेरिलस रॉक के बारे में जान लेते। पेरिलस का मतलब क्या? डेंजरस। पेरिलस का मतलब क्या? डेंजरस, खतरनाक। एंड ब्लेस्ड द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक। और फिर वो किसको दुआएं देते थे? यहाँ पर ब्लेस्ड का मतलब क्या? दुआएं देना। किसको दुआएं देते थे? द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक। क्योंकि ये बेल किसने लगाई थी? ये जो घंटी किसने लगाई थी? द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक ने। अगला स्टांजा, द सन in heaven was shining gay, all things were joyful on that day, the sea birds screamed as they wheeled round, and there was no joyance in their sound. The sun in the heaven was shining gay, मतलब सूरज निकला हुआ था, सूरज चमक रहा था। ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, और सब चीज़ जो है बहुत जॉयफुल थी उस दिन। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड, और जो समंदर के अतराफ जो है, जो समंदर के अतराफ जो परिंदे पाए जाते हैं, तो वो चीख रहे थे। स्क्रीम्ड मतलब चीखना। वो चीख रहे थे और वो आवाज़ें निकाल रहे थे। स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड। व्हील्ड राउंड का मतलब वो ऊपर के हिस्से में घूम रहे थे। समंदर के ऊपर के हिस्से में वो आवाज़ें निकाल कर घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? व्हील राउंड का मतलब गोल गोल घूम रहे थे। कौन गोल गोल घूम रहे थे? वो परिंदे, समंदर के ऊपर उड़ने वाले परिंदे, सी बर्ड्स। वो अलग अलग आवाज़ निकाल कर कहाँ घूम रहे थे? समंदर के ऊपर के हिस्से में घूम रहे थे। एंड देयर वॉज जॉयंस इन देयर साउंड, और वो खुशी से ये जो आवाज़ निकाल रहे थे, ये जो उनकी आवाज़ें थी, ये आवाज़ से वो क्या बता रहे थे? कि वो बहुत खुश है। यानी ये जो आवाज़ें जो निकल रही थी परिंदों की, ये परिंदों की आवाज़ क्या बता रही थी? कि वो बहुत खुश है, खुशगवार है। अगला स्टांजा देखिए, द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। तो ये जो बॉय है, जैसा इससे कि पहले हमने देखा, बॉय मतलब समंदर के लहरों के ऊपर कोई चीज़ तैरते रहना। उन्हें समंदर के लहरों के ऊपर कोई चीज़ अगर तैर रही है, और वो क्यों तैर रही है? क्योंकि वो इसलिए तैर रही है कि अगर तूफ़ान आता है समंदर के लहरों के ऊपर, तो समंदर के लहरों के ऊपर जो चीज़ ऐसी बांधी गई है, जो ऊपर तैर रही है, वो नॉर्मल कंडीशन में जब वो चीज़, जब समंदर में लहरें नहीं हैं, तो वो चीज़ जो है, वो जो बॉय है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है और वो साइलेंट होता है। बॉय जो है साइलेंट रहता है। लेकिन अगर समंदर के अंदर तूफ़ान आता है, समंदर की लहरें बहुत ऊंचे ऊंची उठती है, तो ये बॉय में भी बहुत मूवमेंट होता है। BUO बॉय, इस बॉय के अंदर भी मूवमेंट होता है, जो समंदर के लहरों के ऊपर उसको किसी तरीके से बांधा गया है उस चीज़ को। तो इस बॉय के अंदर मूवमेंट होने के बाद, इस मूवमेंट के वजह से वो जो बेल जो बांधी गई है वो बजती थी। तो बेल के बजने की वजह क्या थी? बेल या घंटी की बजने की वजह क्या थी? बॉय, BUO बॉय।
और ये दूर से ये बॉय किस तरीके से दिखता था, देखिए, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, समंदर जो है ग्रीन था और ये कैसा दिखता था, स्पेक के जैसा। स्पेक मतलब अ टाइनी डॉट, यानी एक छोटा सा निशान, छोटा सा नुक्ता या छोटा सा निशान, ऐसा ये दूर से दिखा करता था बॉय। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक। डेक यानी पानी के जहाज़ का एक हिस्सा, पानी के जहाज़ का एक हिस्सा होता है जिसे डेक कहते हैं। बड़े बड़े जो पानी के जहाज़ होते हैं तो उसका एक ऊपर का एक हिस्सा होता है कि जहाँ पर जो है समंदर में सफ़र करने वाले लोग जो है वहाँ पर जो है मूवमेंट करते हैं और इधर से उधर जाते हैं, उसे डेक कहते हैं। पानी के जहाज़ के ऊपर ये बनाया जाता है तो उसे डेक कहते हैं। तो इस डेक पर कौन आए थे, सर राल्फ द रोवर। अब सर राल्फ द रोवर कौन थे, ये एक लुटेरे थे, पानी के जहाज़ों को लूटने वाले थे, ये एक पिरेट थे। एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, और उन्होंने अपनी नज़र कहाँ गड़ाई, वो किसको देख रहे थे गौर से, वो डार्कर स्पेक को देख रहे थे। ये डार्कर स्पेक का मतलब क्या है, हमने ऊपर देखा स्पेक मतलब वो डार्कर स्पेक क्या है यहाँ पर, बॉय, BUO बॉय। तो उस बॉय को देख रहे थे, उस हलती हुई चीज़ को देख रहे थे, दूर से देख रहे थे उस हलती हुई चीज़ को जो समंदर के लहरों के ऊपर बांधी गई है। समंदर के लहरों के ऊपर क्या बांधी गई है, समंदर के लहरों के ऊपर क्या बांधा गया है, बॉय बांधा गया है। एक ऑब्जेक्ट है, बॉय मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक चीज़ है जिसे कहाँ बांधा गया है, समंदर के लहरों के ऊपर किसी तरीके से बांधा गया है। तो वो किसको देख रहे हैं, उस बॉय को देख रहे हैं, डार्कर स्पेक, जिसे डार्कर स्पेक कहा गया है बॉय को। अगला स्टांजा, ही फेल्ट द चीरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, और मौसम को वो महसूस कर रहे थे, बिल्कुल खुशगवार मौसम था। इट मेड हिम विजल, इट मेड हिम सिंग, और फिर वो क्या, उन्होंने क्या किया, विजल यानी उन्होंने सीटी बजाना शुरू किया था। इट मेड हिम सिंग, और उन्होंने गीत गाना शुरू किया था। किसने, सर राल्फ रोवर ने। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, और उन्हें उनके दिल में बहुत ज़्यादा, मर्थफुल मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, लेकिन उनकी खुशी जो है वो क्या था, उनका विकेडनेस था। उनकी खुशी क्या थी, उनकी खुशी उनका विकेडनेस था। विकेडनेस मतलब उनकी शरारत थी। हिज, अगला स्टांजा, हिज आई वॉज ऑन द इंच केप फ्लोट, उन्होंने, उनकी नज़र कहाँ थी, इंच केप फ्लोट पे थी। कोथ, उन्होंने कहा, कोथ ही, माई मैन पुट आउट द बोट एंड राव मी टू द इंच केप रॉक एंड आई विल प्लेग द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक। फिर उन्होंने जो है इंच केप रॉक की तरफ देख के क्या कहा, कोथ ही, माई मैन पुट आउट द बोट, एक बोट निकालिए मेरे लिए, एंड रॉ मी टू द इंच केप रॉक, और मुझे कहाँ लेके जाइए, उस बोट में बिठाकर, छोटी सी बोट में बिठाकर कहाँ लेके जाइए, इंच केप रॉक के पास लेके जाइए। एंड आई विल प्लेग द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक। अब प्लेग का मतलब क्या है, कॉजिंग, कॉज पेन और ट्रबल, यानी तकलीफ़ देना या मुश्किल में डालना। प्लेग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तकलीफ़ देना या मुश्किल में डालना। तो वो क्या करना चाहते थे, एंड आई विल प्लेग द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक, मतलब किसको मुश्किल में डालना चाहते थे वो, किसको नुकसान करना चाहते थे। प्लेग का मतलब नुकसान करना, किसका नुकसान करना चाहते थे वो, द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक। और क्या नुकसान करना चाहते थे, वो नुकसान ये करना चाहते थे कि द एबट ऑफ अबेरब्रोथॉक ने जो बेल लगाई थी, जो घंटी लगाई थी, वार्निंग बेल जो लगाई थी, उस वार्निंग बेल को वो वहाँ से इंच केप रॉक से कट कर देना चाहते थे, निकाल देना चाहते थे। और उस बेल को कट करके उसको कहाँ डाल देना चाहते थे, उसको जो है समंदर के अंदर, उसको समंदर के अंदर डाल देना चाहते थे। उस बेल को कट करके उस समंदर के अंदर डाल देना चाहते थे। अगला स्टांजा, द बोट इज़ लोवर्ड एंड द बोटमैन रॉ, और वो जो बोट को नीचे
जो है किया गया और उस बोटमैन रॉ और बोटमैन उस पर बैठे। एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो, और कहाँ पहुँचे उस बोट में बैठकर? इंचकेप रॉक के पास पहुँचे। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, और सर राल्फ ने क्या किया, उस बोट से थोड़ा बाहर निकले, वो उस बोट से, उस छोटी बोट से थोड़ा बाहर निकले। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट, और उन्होंने क्या किया, कट कर दिया उस बेल को, उस वार्निंग बेल को। कहाँ से कट कर दिया? इंचकेप रॉक से कट कर दिया। अगला स्टांजा, डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, और ये बेल जो है फिर समंदर के पानी के अंदर डूब गई। ये बेल कहाँ डूब गई? वार्निंग बेल समंदर के पानी के अंदर डूब गई। और कैसा आवाज़ निकालते हुए? गर्गलिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड निकालकर ये जो बेल है वो डूब गई, एक टिपिकल आवाज़ निकालते हुए। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, और वो बेल डूबने की वजह से पानी के ऊपर जो है बबल्स आने लगे। पानी की जो लहरें हैं, जो पानी है उस पर क्या आने लगे? बबल्स आने लगे। वो क्यों आने लगे? वो बेल, वार्निंग बेल डूबने की वजह से। एंड बर्स्ट अराउंड कोथ सर राल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक, और उन्होंने कहा कि अब जो हमने इस बेल को जो है काट कर समंदर में जो है डाल दिया, समंदर में डुबा दिया। अब कोई भी अगर आएगा तो इस इंचकेप रॉक के पास जो कोई भी अब जहाज़ी आएगा तो अब वो किसको दुआ नहीं देगा? द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक को दुआ नहीं देगा। अगला स्टांजा देखिए, सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, मतलब वहाँ से समंदर में सफ़र करके वो आगे बढ़ते गए। ही स्कॉर्ड द सीज फॉर मैनी अ डे, और कई दिनों तक उन्होंने स्कॉट किया। स्कॉट का मतलब क्या है? देखिए, हेयर ट्रैवल्ड फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रॉप, यानी कई दिनों तक उन्होंने स्कॉट किया, मतलब समंदर के पानी के जहाज़ों को लूटा। ही स्कॉट द सीज फॉर मैनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर। प्लंडर्ड स्टोर का मतलब होता है, देखिए, बिग अमाउंट ऑफ लूटेड वेल्थ, और बहुत दौलत जो है, लूटी हुई दौलत उन्होंने जमा कर दी। नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, और अब उन्होंने किस तरफ रुख किया? उन्होंने स्कॉटलैंड शोर की तरफ, यानी उसी जो है जहाँ पर स्कॉटलैंड शोर की तरफ ही जो है इंचकेप रॉक था। तो मतलब बहुत दिनों के बाद, यानी कई समंदरी जहाज़ों को लूटने के बाद और बहुत दौलत जमा करने के बाद फिर से उन्होंने अपना जो जहाज़ था, पानी का जहाज़, उसका रुख किधर किया? स्टीयर्स मतलब रुख करना, डायरेक्शन करना। हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, मतलब उसका रुख किधर किया उन्होंने? स्कॉटलैंड शोर मतलब इंचकेप रॉक के तरफ। अगला स्टांजा, सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई। अब देखिए, माहौल चेंज हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। समंदर का जो माहौल है अतराफ़ का, समंदर का माहौल, समंदर के अतराफ़ का माहौल चेंज हो रहा है, आसमान का माहौल चेंज हो रहा है। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई, आसमान में अचानक कोहरा छा गया, मतलब काले बादल छा गए और अंधेरा छा गया, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, और वो अब मतलब सूरज को भी नहीं देख पा रहे थे। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, और जो हवाएं हैं, तेज़ हवाएं, वो तेज़ी से बढ़ रही थी। गेल मतलब तेज़ी से जो है वो हवाएं बढ़ रही थी। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, और फिर जो तेज़ हवाएं, तेज़ी से जो हवाएं चल रही थी, जो तेज़ हवाएं चल रही थी, वो अचानक शाम के वक्त क्या हुआ? उनकी तेज़ी जो है कम हो गई। एट इवनिंग इट मतलब हवा, वो जो विंड है वो इट हैद डाइड अवे। हैद का यहाँ मतलब होता है हैज़, ये ओल्ड इंग्लिश है हैद, और जिसका मीनिंग है हैज़। डाइड अवे मतलब हवा की बहने की जो स्पीड है वो स्पीड शाम में कम हो गई। अगला स्टांजा,
ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड। तो फिर सर राल्फ रोवर फिर से कहाँ खड़े? अपने पानी के जहाज़ पे खड़े, और बहुत अंधेरा था। सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, और कोई भी ज़मीन नहीं दिख रही थी उन्हें। कोच सर राल्फ इट विल बी लाइटर सोन। और उन्होंने अपने जो है साथियों से कहा कि आप घबराओ मत, थोड़ी ही देर में क्या हो जाएंगी, रोशनी आ जाएंगी। ये जो अंधेरा है ये अंधेरा चले जाएगा और रोशनी मिल जाएंगी, यानी सूरज उग जाएगा या सूरज की रोशनी मिल जाएंगी हमें, ये जो अंधेरा है ये चले जाएगा। कोच सर राल्फ इट विल बी लाइटर सून फॉर देर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। क्योंकि अब डॉन मतलब जो है क्या देखने को मिल रहा था? राइजिंग मून, मतलब राइज यानी मून जो है, चांद जो है वो निकल कर आ रहा था, यानी चांद कहाँ दिख रहा था? आसमान में दिख रहा था। और चांद अगर आसमान में आ जाता है, सर राल्फ रोवर कह रहे हैं कि अगर चांद जो है आसमान में अगर आ जाता है तो उसकी रोशनी हमें मिल जाएंगी और उसकी रोशनी से अंधेरा चले जाएगा। अगला स्टांजा, कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर, फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर। तो उसमें से एक शख्स जो है, उनका एक साथी कहता है कि तुम्हें जो तेज़ जो आवाज़ें आ रही है, जो अलग अलग आवाज़ें आ रही है समंदर में, जो तूफ़ान आया हुआ है, वो उसकी आवाज़ आपको नहीं आती है। देखिए वो आवाज़ आ रही है, मतलब समंदर के अंदर तूफ़ान आ चुका है, समंदर में तेज़ लहरें उठ रही है। फॉर मी थिंग्स, और वो साथी कहते हैं मी थिंग्स, मी थिंग्स इट सीम्स टू मी, आर्केक फॉर्म ऑफ आई थिंक, यानी मी थिंग्स यानी ओल्ड इंग्लिश है ये। मी थिंग्स का मतलब उन्होंने कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा लग रहा है, वी शुड बी नियर द शोर, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर है? हम जो है समंदर के किनारे पर है, हम समंदर के किनारे पर है। मतलब समंदर के किनारे पर है, मतलब वो किसके करीब है? वो इंचकेप रॉक के करीब है, ऐसा उस साथी का मानना है। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल। तो वो कहता है कि भाई अब हम कहाँ पर हैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम समंदर के किनारे पर। बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल। और वो साथी कहता है कि काश, अब समंदर में बहुत तूफ़ान आया हुआ है और समंदर की तेज़ लहरें उठी हुई है, काश आज वो बेल होती। जो बेल किसने लगाई थी? वो बेल लगाई थी द एबट ऑफ एबरब्रोथोक ने। वो कहता है कि काश वो बेल होती, वो वार्निंग बेल होती। अगर वो वार्निंग बेल आज अगर रहती तो वो वार्निंग बेल क्या होती थी? वो वार्निंग बेल आज बजना शुरू हो जाती थी। वो वार्निंग बेल कब बजती थी? समंदर में तूफ़ान आने पर, समंदर की लहरें ऊंची उठने पर ये बेल बजती थी। और समंदर में तूफ़ान आने पर और समंदर की लहरें ऊंचे उठने पर वो बेल बजती थी। और वो बेल बजने के बाद वो जहाज़ियों को क्या समझ में आता था? पानी के जहाज़ियों को, पानी के जहाज़ियों को ये समझ में आता था कि वो कहाँ पर है? वो जो है इंचकेप रॉक के करीब है। और वो क्या करते थे? इस वार्निंग बेल को सुनने के बाद अपने पानी के जहाज़ की स्पीड को कम कर लेते थे और वो अलर्ट हो जाते थे। तो यही तमन्ना वो कर रहा है कि काश आज हम क्या कर पाते? उस इंचकेप बेल को, उस वार्निंग बेल को सुन पाते। अगला स्टांजा, दे हियर नो साउंड द स्वेल इज़ स्ट्रॉन्ग। स्वेल का मतलब होता है समंदर की लहरें। तो वो कैसी समंदर की लहरें कैसी थी? बहुत ऊंची थी। स्वेल का मतलब बहुत ऊंची। समंदर की लहरें कैसी थी? बहुत ऊंची थी, बहुत ताकतवर थी। दे हियर नो साउंड, आज उनको वो वार्निंग बेल का साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है। द स्वेल इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब समंदर की लहरें बहुत ताकतवर है, बहुत ऊंची है। दो द वाइंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग। हालांकि जो विंड है यानी जो हवा है वो उसकी तेज़ी थोड़ी सी कम हो गई है। दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, ड्रिफ्ट का मतलब मूव स्लोली। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? मूव स्लोली। मूव स्लोली मतलब हवा जो है, जो विंड है वो कैसी मूव हो रही है?
स्लोली मूव हो रही है, मतलब हवाएं जो है वो अभी फ़िलहाल स्लोली मूव हो रही है, हवा में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। टिल द वेसल स्ट्राइक विथ अ शिवरिंग शॉक। फिर अचानक से क्या होता है कि ये जो वेसल है, वेसल का मतलब पानी का जहाज़, यानी कौन सा पानी का जहाज़ जिस पे कौन बैठे हुए थे, सर राल्फ रोवर और उनके साथी थे, उस पर सफ़र कर रहे थे। टिल द वेसल स्ट्राइक्स, टकरा जाता है अचानक से। किससे टकरा जाता है ये पानी का जहाज़? विथ अ शिवरिंग शॉक। किससे टकरा जाता है? शिवरिंग शॉक। ये शिवरिंग शॉक, यानी शिवरिंग शॉक मतलब बिल्कुल दहलाने वाला शॉक, मतलब वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं पूरे। इन्हें सर राल्फ रोवर भी जो है डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और उनके साथी भी जो है डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं जब ये पानी का जहाज़ टकरा जाता है। वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक। मतलब ये पानी का जहाज़ किससे टकराया? ये पानी का जहाज़ इंच केप रॉक से टकरा जाता है। तो वो कहते ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक। वो क्राइस्ट को याद करते हैं और कहते हैं कि देख, वो क्राइस्ट को याद करके कहते हैं कि जो है अ, उनका जो पानी का जहाज़ है वो किससे टकरा गया? पानी का जहाज़ इंचकेप रॉक से टकरा गया। अगला स्टांजा, सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर। अब देखिए, पानी का जहाज़ सर राल्फ द रोवर के का पानी का जहाज़ किससे टकराया? इंचकेप रॉक से। तो अगर आज बेल रहती, अगर वो वार्निंग बेल रहती तो वो वार्निंग बेल बज जाती थी, और वार्निंग बेल बजने की वजह से इनका पानी का जहाज़ टकराता नहीं था। सर राल्फ रोवर का पानी का जहाज़ किससे टकराता नहीं था? द इंचकेप रॉक से। लेकिन इस बेल को, इस वार्निंग बेल को किसने काटा? इस बेल को काटने वाले कौन हैं? सर राल्फ द रोवर, यानी जो समंदर के जो लुटेरे हैं सर राल्फ रोवर, इन्होंने क्या किया कि इस बेल को काट दिया था। तो वो जो किया था उन्होंने, इन्हें जैसा कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी उन्होंने उस बेल को काट दिया। उस बेल को काटने के वजह से आज उन्हीं का पानी का जहाज़, यानी सर राल्फ रोवर का पानी का जहाज़ किससे टकरा गया? उस इंचकेप रॉक से टकरा गया। फिर देखिए क्या होता है, सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर। टोर का मतलब होता है पुल्ड हार्ड, अपने बहुत ही जो है डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में, बहुत मायूसी में, बहुत गमज़दा होकर उन्होंने क्या किया? अपने बालों को नोचा, अपने बालों को खींचा। किसने? सर राल्फ द रोवर ने। टोर हिज हेयर, ही कर्स्ड हिमसेल्फ, और कर्स्ड मतलब कोसा। किसको कोसा? उन्होंने खुद को कोसा। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, मायूसी में उन्होंने क्या किया? खुद को कोसना शुरू किया। क्यों खुद को कोसना शुरू किया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बेल को, वार्निंग बेल को कट किया था, ये गलत काम किया था, तो अब उनको पछतावा हो रहा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, अब पानी की जो लहरें हैं वो हर सिमत में बह रही थी। द शिप इज़ सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और ये जो पानी का जहाज़ है ये सिंकिंग हो रहा था, मतलब ये डूब रहा था। किसके नीचे डूब रहा था? ये पानी का जहाज़ समंदर के अंदर डूब रहा था। सिंकिंग मतलब डूबना, तो ये पानी का जहाज़ धीरे धीरे कहाँ डूब रहा था? समंदर के अंदर डूब रहा था। टाइड का मतलब समंदर की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं तो उसे टाइड कहते हैं। तो वो समंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और धीरे धीरे इनका पानी का जहाज़ कहाँ डूब रहा है? समंदर के अंदर डूब रहा है। लास्ट स्टांजा देखिए, बट इवन इन हिज डाइंग फियर, मतलब अब मौत का डर सामने था। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, यानी अब मौत उनके करीब थी और वो मौत को महसूस कर रहे थे, मौत का डर उनके सामने था। अब वो, उनका इंतकाल होने वाला था, वो मरने वाले थे, और मरते मरते उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत खौफनाक आवाज़। ड्रेडफुल साउंड मतलब खौफनाक आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कुड द रोवर हियर अ साउंड, कैसा आवाज़ था वो? अ साउंड एज इफ़ विद द इंच के बेल,
वो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि मानो वो आवाज़ क्या है, उस बेल का है जिसे किसने कट किया था, जिसे सर राल्फ रोवर ने कट किया था। तो मानो ऐसा लग रहा था कि उसी बेल का वो आवाज़ है। अ साउंड एज इफ विद द इंच केप बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। डेविल का मतलब होता है शैतान। शैतान क्या कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा था कि शैतान क्या बजा रहा है, बेल बजा रहा है। शैतान क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है, बेल को बजा रहा है। नेल, आखिरी का वर्ड देखिए, नेल, KNELL, नेल। नेल का मतलब देखिए, नेल, द साउंड ऑफ अ बेल रंग solemnly आफ्टर डेथ और एट फ्यूनरल अनाउंसमेंट ऑफ डेथ। यानी नेल, नेल किसे कहते हैं, नेल उस आवाज़ को कहते हैं, नेल उस बेल की आवाज़ को कहते हैं। नेल जो है उस बेल की आवाज़ को कहते हैं। ये बेल कब बजाई जाती है, नेल मतलब ये जो बेल की आवाज़ कब बजाई जाती है, ये बेल तब बजाई जाती है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो गया। जब किसी शख्स का इंतकाल हो गया तो जो बेल बजाई जाती है, जो बेल की आवाज़ होती है, किसी का इंतकाल होने के बाद जो बेल की आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, नेल कहते हैं। तो ये बेल क्यों बजाई जाती है, ये बेल इसलिए बजाई जाती है कि ये बताने के लिए, ये अनाउंस करने के लिए कि भाई फ़लाँ जो साहब है और जो है उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये जो नेल है, ये नेल का मीनिंग हम किससे ले सकते, कौन से रिलीजन से जोड़ के ले सकते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन से जोड़ के ले सकते हैं। कि जब यानी क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो नेल किया जाता है, यानी बेल को बजाया जाता है और बेल को बजाकर ये बताया जाता है कि भाई अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई फ़लाँ साहब का इंतकाल हो चुका है। तो ये जो नेल है, यानी अब ये किसका इंतकाल हो रहा था, कौन से साहब का इंतकाल हो रहा था, सर राल्फ रोवर, इनका इंतकाल हो रहा था। और इनकी बेल कौन बजा रहे थे, इनके मौत की बेल कौन बजा रहे थे, मौत का अनाउंसमेंट की बेल कौन बजा रहे थे, शैतान। इसी के साथ ये नज़म ख़त्म होती है।